तो आज बात करते हैं अरविंद अडिगा के अवार्ड विनिंग नॉवल द व्हाइट टाइगर की। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के क्लास स्ट्रगल की एक जोरदार आवाज है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि एक एकेडमिक एनालिसिस इस मॉडर्न क्लासिक के बारे में क्या कहता है। अक्सर हमारे सामने एक तस्वीर पेश की जाती है शाइनिंग इंडिया की, है ना? तरक्की, खुशहाली, सब कुछ चमकता हुआ। लेकिन ये नॉवल उस चमकती परत को खुरच कर हटा देता है और हमें दिखाता है अंधेरे भारत को, एक ऐसी दुनिया जहां की हकीकत बिल्कुल अलग है। और इस कहानी का हीरो है बलराम हलवाई। उसी की आंखों से, उसी के सफ़र के जरिए हम भारत में क्लास और कास्ट की कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हैं। और ये जो एनालिसिस है ना, वो बलराम की इस लड़ाई को एक बहुत ही पावरफुल क्रिटिक, एक आलोचना की तरह देखता है। तो इस कहानी की जो अलग अलग परतें हैं, उन्हें सही मायने में समझने के लिए ये एनालिसिस एक खास लेंस का इस्तेमाल करता है, एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। चलिए देखते हैं कि ये नज़रिया है क्या और ये हमें क्या समझने में मदद करता है। तो ये नज़रिया है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब है ये देखना कि कैसे पैसा और पावर समाज को दो हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो टकराव है, ये उसी की बात करता है। और यही तो द व्हाइट टाइगर की कहानी का दिल है। तो इस फ्रेमवर्क के हिसाब से समाज में मोटे तौर पर दो ग्रुप हैं। एक शासित, मतलब वो लोग जिन पर शासन किया जाता है, जिनके पास कुछ नहीं है। और दूसरे शासक, वो जिनके हाथ में सारा कंट्रोल है। और बस यही वो टकराव है जो द व्हाइट टाइगर की पूरी कहानी को चलाता है। और ये एनालिसिस इस फर्क को, इस गहरी खाई को दिखाने के लिए दो परिवारों की जिंदगी को आमने सामने रखता है। एक तरफ है बलराम का परिवार और दूसरी तरफ है उसके मालिक का परिवार। ये नॉवल एक बहुत ही कमाल की बात बताता है। वो कहता है कि क्लास सिर्फ एक सोशल आइडिया नहीं है, ये आपके शरीर पर लिखा होता है, फिजिकल होता है। जरा सुनिए कि ये अमीरों के शरीर को कैसे डिस्क्राइब करता है। और ये टेबल, ये तो पूरी सच्चाई आंखों के सामने लाके रख देती है। जाति, घर, हेल्थ, एजुकेशन, हर चीज में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों परिवार जैसे अलग अलग ग्रहों पर रहते हैं। ये सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है, ये एक ऐसी खाई है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लगता है। तो देखा, कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। एक तरफ एक शरीर है जो रुई के तकिए जैसा नर्म और बेदाग है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शरीर है जो कुएं से पानी खींचने वाली रस्सी की तरह मेहनत से घिस घिस कर एक औजार बन चुका है। लेकिन बलराम, वो अपने इस किस्मत को चुपचाप मानने वालों में से नहीं है। ये एनालिसिस उसके प्लान का खुलासा करता है, एक बहुत ही सोची समझी 4 स्टेप्स की स्ट्रैटेजी जो उसने इस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए बनाई थी। तो उसका प्लान शुरू होता है सुनने और सीखने से। वो बस जानकारी इकट्ठा करता है, फिर सही मौका देखकर चौका मारता है, अपने मालिक की नकल करना शुरू करता है, और फिर आखिर में वो अपना सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कदम उठाता है। और यहीं पर बलराम का संघर्ष एक बहुत ही हिंसक मोड़ लेता है। वो एक ऐसा काम करता है जो उस पूरे सिस्टम को ही हिलाकर रख देता है जिसने उसे जकड़ रखा था। वो अपने मालिक मिस्टर अशोक का मर्डर कर देता है, एक बड़ा अमाउंट पैसा चुराता है और भाग जाता है। और इस एनालिसिस के हिसाब से ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये क्लास स्ट्रगल का सबसे एक्सट्रीम एक्ट था, उसकी गुलामी से आज़ादी का टिकट। और इसका नतीजा एक बिल्कुल नया इंसान। वो अपनी पुरानी पहचान बलराम हलवाई को पीछे छोड़ देता है, एक नया नाम रखता है, और उस पैसे से वो नौकर से मालिक बन जाता है। वो सच में एक क्लास से दूसरी क्लास में छलांग लगा देता है। तो ये पेपर आखिर में यही कहता है कि बलराम की ये कहानी, ये तथाकथित अटूट भारतीय जाति व्यवस्था का एक हिंसक विखंडन है। वो ये साबित कर देता है कि आपकी किस्मत जन्म से तय नहीं होती, इसे बदला जा सकता है, भले ही उसके लिए कितने भी क्रूर तरीके क्यों ना अपनाने पड़े। तो आखिर में ये एनालिसिस हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। क्या एक इंसान का इस तरह से बच निकलना ये साबित करता है कि सिस्टम को हराया जा सकता है, या फिर ये इस बात का सबूत है कि ये सिस्टम अंदर से ही इतना टूटा हुआ और खोखला है?